नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नया पेपर लेकर आए हैं। लोक प्रशासन सेकंड ग्रेड के अंदर जो 2022 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस थे उनको लेकर आया गया है। देखते हैं उनकी प्रकृति कैसी है और आने वाले एग्जाम्स के लिए वो क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2022 SST के अंदर पूछे गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न, प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति के जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है, ये कथन। तो आपको पता ही है, परिभाषा की बात आ गई। सोशियोलॉजी के साथ साथ पब्लिक एड के अंदर भी 1 से 2 परिभाषा आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है, राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। कहा गया कि, तो ये कहा किसने? तो ये कहा गया फ्रैंक गुडनाउ के द्वारा, ये याद रखिएगा। अब फ्रैंक गुडनाउ के बारे में 2-3 बातें याद रख लीजिएगा। एक तो ये फ्रैंक गुडनाउ जो थे, इन्हें USA के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक कहा जाता है या उनका फादर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, तो पहला इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी एक इनकी पुस्तक याद रखिएगा, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक भी इनकी आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। इनका कहना था कि राजनीति के द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि राजनीति के द्वारा राज्य की इच्छा जो राज्य सोचता है उसकी अभिव्यक्ति होती है, जबकि प्रशासन उनको वास्तविक रूप से मूर्त रूप प्रदान करता है, यानी कि उनको जमीन पर धरातल पर उतारने का काम प्रशासन करता है, न कि राजनीति करती है। उसको ध्यान रखिएगा। इसी में दूसरा एक ऑप्शन याद रखिएगा, हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के बारे में ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा एक अवधारणा दी गई पोकॉक की, आगे चलकर इनकी बात करेंगे। आप इतना याद रखिएगा, इनके द्वारा पोकॉक की अवधारणा दी गई। अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी भी एक पुस्तक है, पूछी जाती है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, ये याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, ये पुस्तक इनकी आपको याद रखनी है, ठीक है। वुड्रो विल्सन के बारे में सभी को पता है। इन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता या जनक कहा जाता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार पॉलिटिक्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग किया, यानी कि उनको अलग अलग विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इसलिए इनको लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। LD वाइट के बारे में बात करें तो LD वाइट का भी आपको याद रखिएगा। इनकी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? इन्होंने लोक प्रशासन की पहली पुस्तक, फर्स्ट बुक, क्योंकि आपको पता ही है अभी के एग्जाम्स के अंदर सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक पूछ ली गई थी। हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में LD वाइट के द्वारा या लोक प्रशासन की पहली पुस्तक पूछ ली जाए। तो इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, 1926 में लिखी गई थी। इसको याद रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या होगा? फ्रैंक गुडनाउ, जिन्हें अमेरिकन लोक प्रशासन का भी पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संथानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या के समाधान? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन पब्लिक एड में भी आ जाता है, सोशियोलॉजी में भी पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी करप्शन को लेकर बातें पूछी गई हैं, टॉपिक है आपका। तो संथानम कमेटी आपको पता ही है, 1962 में इसका गठन किया था। 1963 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1964 के अंदर आपको पता है CVC का, केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रश्न है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक बुक का नाम पूछा गया है, उसको ध्यान रखिएगा। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। ये पुस्तक एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस पुस्तक के लेखक का नाम है रॉबर्ट डेहल। रॉबर्ट डेहल के बारे में 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट डेहल, एक तो इनकी ये पुस्तक का नाम आपको एग्जाम्स में याद ही रखना है, हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इनकी एक अवधारणा थी, इन्होंने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
आखिर विज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है इन्होंने कहा था। और विज्ञान क्यों नहीं है इसके कुछ कारण बताए थे, ये याद रखिएगा। और वो कारण क्या थे, 3 कारण बताए थे। एक तो इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में मूल्य जो हैं उन मूल्यों की बहुलता है, मूल्यों का बहुलता यानी कि मूल्यों की ज़्यादा डिमांड है, कहीं ना कहीं मूल्य ज़्यादा शामिल किए गए हैं। दूसरा इनके द्वारा कहा गया कि मनुष्य का जो व्यवहार है, व्यवहार की निश्चितता नहीं है। जब व्यवहार की निश्चितता नहीं है तो आप उसको विज्ञान कैसे बनाओगे, ठीक है। और तीसरा इनके द्वारा क्या गया कि जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन का महत्व नहीं था। ये 3 चीजें इन्होंने कहा। एक तो इन्होंने कहा वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दूसरा कि जो मनुष्य का बिहेवियर है वो कुछ निश्चित नहीं है, उसकी अनिश्चितता है कि वो कभी क्या करेगा, निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है। और तीसरा कंपैरिजन जो ये करता है एनालिसिस, उसका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस इसके अंदर नहीं है। इसी 3 कारणों से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं विज्ञान नहीं है। और इसलिए इन्होंने कहा 3 प्रॉब्लम्स। ये देखिए द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स क्या है, यही 3 प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई है। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। डिवाइड वाल्डो के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर आपको पता ही है, व्यवहारवादी के रूप में जाने जाते हैं। डिवाइड वाल्डो आगे चलकर आप पता करोगे, डिवाइड वाल्डो ने एनपीए की स्थापना करी थी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात डिवाइड वाल्डो के द्वारा की गई। और टेलर ने वैज्ञानिक अवधारणा दी गई थी। तो इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक और कहावतों के रूप में, प्रोवर्स के रूप में बताया है? तो आपको ध्यान रखिएगा, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, ये व्यवहारवादी थे। प्रशासन के अंदर व्यवहारवाद का व्यवस्थित रूप से अगर किसी ने अध्ययन किया है तो वो कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर। एक तो ध्यान रखिएगा, एक इनकी पुस्तक थी उसको ध्यान रखिएगा, द प्रोवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रोवर्स का मतलब ही कहावतें हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पुस्तक थी। और इन्होंने कहा था कि ये जितने भी विद्वान प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वो कुछ नहीं है, वो खाली एक झूठ का पुलिंदा, या फिर उनको कहावतों के रूप में कहा कि कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मानव व्यवहार के ऊपर ज़्यादा अध्ययन किया। तो उन्होंने सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया, तो सिद्धांतों को उन्होंने क्या कहा, कहावतों के रूप में उनकी आलोचना की है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक इनकी पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, ये याद रखिएगा। इस पुस्तक के कारण इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। और इन्होंने कहा था कि ये जो व्यवहारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका ध्यान रखिएगा, इन्होंने मानव संबंधों पर बल दिया। मानव संबंधों पर इनके द्वारा क्या दिया गया, बल दिया गया था। इन्होंने कहा था ये जितने भी सिद्धांत रहे ये आपस में विरोधाभासी हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो आदेश की एकता, इन्होंने कहा एक तरफ तो आपने कहा कि आदेश केवल एक से ही मिलने चाहिए, और दूसरा इन्होंने साथ साथ में आपने कहा विशेषीकरण। तो ये दोनों चीज़ें तो एक साथ हो ही नहीं सकती। एक तो आप कह रहे हो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और दूसरी जगह आप कह रहे हो आदेश किसी एक व्यक्ति से आदेश की एकता लेनी चाहिए। तो ये दोनों तो आपस में क्या है, विरोधी हैं। तो इन्होंने कहा ये जो सिद्धांत विधान दिए गए हैं सारे आपस में विरोधाभासी हैं, इनका कोई मतलब नहीं, ये सारी कहावतें हैं, प्रोवर्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आपको ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर मैस्लो की आवश्यकता। तो मैस्लो ने, आपको पता ही है, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है। क्यों, आवश्यकता पद सोपान विचारधारा मैस्लो का एक सिद्धांत है, आवश्यक पदानुक्रम का सिद्धांत। और सिद्धांत में उन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई। पहली आवश्यकता उन्होंने क्या बताई, जैविक। ध्यान रखिएगा, पहली आवश्यकता कौन सी हो सकती है, जैविक। जैविक के बाद दूसरी आपको पता ही है, सुरक्षा की।
तीसरी प्रेम या लगाव की, फोर्थ आपको पता ही आत्मसम्मान की, और लास्ट और अंतिम आत्मसंतुष्टि की। आत्मसम्मान, ये उन्होंने 5 प्रकार की बताई थी। तो ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हो कि कौन सा सही क्रम है। तो सही क्रम के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे तो जैविक आवश्यकता बे नंबर किसके अंदर है? बे इन दोनों में है। पहली बात, बे के बाद के भी इसमें है, उसमें भी है। इसमें से आ गया, उसमें दे आ गया, इसमें का से, तो तीसरे नंबर पर से है। तो इसका मतलब ये, तो आंसर क्या होगा इसका? ये वाला क्रम होगा। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, एक इनके द्वारा कोटेशन कही गई, उनको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था एक मनुष्य जो हो सकता है उसे वो अवश्य होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, एक मनुष्य जो हो सकता है उसे वो होना चाहिए, होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में कहें तो व्हाट ए मैन कैन बी मस्ट बी, मस्ट बी। ये याद रखिएगा कि एक व्यक्ति को जो हो सकता है वो उसको अवश्य होना चाहिए। और इनकी पुस्तक आपको पता ही है, मोटिवेशन पे काम किया था इन्होंने, तो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये इनकी एक पुस्तक है, उसको याद रखिएगा। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया, जिसमें 5 आवश्यकताएं इनके द्वारा बताई गई। पहली जो आवश्यकता है जैविक, दूसरी सुरक्षा की, तीसरी प्रेम की, चौथी आत्मसम्मान की, और 5वीं आत्म संतुष्टि की, खुद की, स्वयं की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन इसमें कौन एक लोक प्रशासन के पोस्ट कोर विचारधारा का समर्थन नहीं है? सिंपल सी बात है, 2 चीजें मानी गई। एक माना गया पोस्ट कोर, ये ध्यान रखिएगा, और दूसरा माना गया विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर। ये 2 चीजें थी। तो इन्होंने कहा पोस्ट कोर्प को इनमें से किसने समर्थन नहीं दिया? तो एक चीज तो आपको दिमाग में वैसे भी रखनी है कि पोस्ट कोर्प की अवधारणा दी किसने थी? लूथर गुलिक के द्वारा दी गई। इसको याद रखिएगा, लूथर गुलिक के द्वारा पोस्ट कोर्प की अवधारणा दिया गया, POSTCORP। ये पोस्ट कोर्प की अवधारणा है। बाद में इनके द्वारा इसमें एवोल्यूशन भी जोड़ा गया, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ये पूछा गया पोस्ट कोर्प का समर्थन किसने नहीं किया? तो विषय सब्जेक्ट मैटर की अवधारणा जो दी थी वो लेविस मेरियम ने दी थी। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, पोस्ट कोर्प का समर्थन हेनरी गुलिक ने किया, लूथर गुलिक ने किया, और वोरिक ने किया। किसने नहीं किया? तो लेविस मेरियम ने नहीं किया। इसको याद रखिएगा, पहली चीज। दूसरी, इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में ये जो 2 चीजें हैं, पोस्ट कोर्प और विषय, इन दोनों को कैंची की 2 धारों के समान बताया। कैंची की जो 2 धारें हैं, धार है, कैंची के 2 धार होती हैं, तो कहा एक क्या है? पोस्ट कोर्प है, और दूसरी क्या है? विषय वस्तु है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। तो लेविस मेरियम के द्वारा ये बात बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत आपके टॉपिक है एग्जाम्स के अंदर, और ये पूछा जाता है कहीं ना कहीं। तो ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा विचारधारा का प्रतिपादक किसने किया? विक्टर बूम के द्वारा ये विचार दिए गए। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सिद्धांत किसने दिया? विक्टर बूम ने। डगलस मेयर की बात करें तो डगलस मेयर के द्वारा भी एक सिद्धांत दिया गया, उसे कहा जाता है XY थ्योरी। ये ध्यान रखिएगा, X का मतलब था सकारात्मक, X का मतलब नकारात्मक, और Y का मतलब सकारात्मक। इसको याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि
किसी भी काम को करते हैं जब, तो कठोर नियंत्रण होना चाहिए। कठोर नियंत्रण के बिना काम नहीं होता। तो अगर व्यक्ति सही काम करता है तो उसे क्या दो, गाजर, और अगर वो गलत काम करता है तो उसे क्या दो, छड़ी से मारो उसको। तो समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या था कि इनके द्वारा जो अवधारणाएं दी गई उसको कहा जाता है कैरेट एंड स्टिक की अवधारणा। यानी कि सही काम करने पर क्या दो, प्रोत्साहन दो, और गलत काम करने पर उसे क्या दो, सजा दो। यही XY थ्योरी मानी जाती है। मैस्लो के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। इन्होंने 5 आवश्यकता बताई और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत बताया। ठीक है। रेंस लिंकर्ट के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रबंधीय प्रणाली के बारे में बताया। प्रबंधकीय प्रणाली, इतना याद रखिएगा, आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे। इन्होंने प्रबंधकीय प्रणाली के बारे में बताया और उसके कुल मिलाकर के 4 प्रकार बताए। ये याद रखिएगा। आगे चलकर रेंसी लिंकर्ट पर हम बात डिटेल से करेंगे, इतना याद रखिएगा अभी। ठीक है। नेक्स्ट, कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक के अंतर्गत इनमें से कौन सा नायक है? यानी कि कार्यात्मक फोरमैनशिप, आगे इसका मतलब क्या आ गया, वैज्ञानिक अवधारणा। और वैज्ञानिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई? टेलर ने। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, टेलर ने जो तकनीक बनाई उसको कार्यात्मक फोरमैनशिप के नाम से जाना जाता। उसने कहा कि जो तकनीक अपनाई, उसने कहा कि तकनीक 2 जगह पर हो, 2 स्तर पर होनी चाहिए। एक नियोजन यानी कि प्लानिंग के स्तर पर, और एक वर्कशॉप के स्तर पर। 2 तरह की व्यवस्था उनके द्वारा बताई गई। प्लानिंग के स्तर पर उन्होंने 4 क्लर्क बताए, और वर्कशॉप के स्तर पर भी उन्होंने 4 बॉस की जानकारी दी। इसको ध्यान रखिएगा। पहले तो इसमें इन्होंने रूट क्लर्क की बात करी। पहला रूट क्लर्क की इन्होंने बात करी। दूसरा निर्देश या डायरेक्शन क्लर्क की इनके द्वारा बात की गई, ये याद रखिएगा। तीसरी इनके द्वारा बात की गई अनुशासन क्लर्क की, यानी कि जो अनुशासन बनाए रखे उसकी बात इनके द्वारा कही गई। और चौथी की गई जो समय और लागत को देखे, उस क्लर्क की बात की गई। तो प्लानिंग स्तर पर 4 क्लर्क होंगे। एक तो रूट क्लर्क, रूट क्लर्क का मतलब जो कार्यक्रम बनाएगा, रूट बनाएगा, कैसे कैसे हम काम करेंगे, वो क्लर्क। दूसरा जो डायरेक्शन देगा वो। तीसरा अनुशासन बनाए रखेगा वो। और चौथा समय और लागत पर कार्य करेगा, वो क्लर्क। तो ये 4 तो नियोजन स्तर पर बताए, और 4 उसने वर्कशॉप स्तर पर बनाए, जिसमें एक तो गैंग बॉस, पहला बॉस ध्यान रखिएगा। दूसरा स्पीड को चेक करने वाला स्पीड बॉस, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा रिपेयर बॉस, ये याद रखिएगा। और चौथा इंस्पेक्टर, निरीक्षक होगा, युद्ध सब कुछ चेक करेगा। अब इसने क्या पूछा है कि कार्यात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत कौन सा नायक नहीं है। तो आप मिलान कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा आपको दिखता है, वो पता लग जाएगा आपको। निरीक्षक हमने अभी बात करी, निरीक्षक हो गया। अनुशासक हमने अभी बात करी। नियंत्रक, निर्देश कार्ड, कहीं ना कहीं ये रही निर्देश बात। नियंत्रक हमको कहीं देखने को नहीं मिला, कंट्रोल वाला। तो इसका जवाब क्या होगा? से होगा। ये याद रखिएगा। कुल कितने बताए उन्होंने? 8। प्लानिंग स्तर पर 4 और वर्कशॉप स्तर पर 4 कार्यात्मक फोरमैनशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे केंद्रीकृत भाग है? संचार की बात करी, कम्युनिकेशन की। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, जब भी संचार की बात आप करते हो तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा केंद्रीकृत कौन होगा? जो तारा होगा, स्टार होगा, वो सबसे ज्यादा केंद्रीकृत होगा। पहली चीज तो आपके दिमाग में ये रखनी है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि संचार 2 तरह का हो सकता है। एक औपचारिक संचार और दूसरा अनौपचारिक। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये औपचारिक संचार होता है, इसी में सितारा, जिसे हम स्टार कह सकते हैं, इसी में ये हम श्रृंखला, जिसको चैन कह सकते हैं,
और इसी में व्रत, जिसको हम रिंग कह सकते हैं। ये तीनों ही प्रकार का संचार किस में आता है? औपचारिक संचार की। अनौपचारिक संचार की बात करें तो ग्रेप वाइन, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सितारा नेटवर्क का केंद्रीकृत का मतलब क्या हुआ? कि वो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे किसी एक चीज से क्या है, कनेक्ट होंगे, तो वो ज्यादा केंद्रीकृत होगा। एक ही चीज से सारे कनेक्ट होंगे, आपस में कनेक्ट ना होकर के किसी केंद्र से कनेक्ट होंगे, तो वो क्या होगा, ज्यादा केंद्रीकृत होगा। तो वो किस में आता है? सितारे में आता है। व्रत की बात आपको पता ही है, सीरीज की बात करें तो इस तरह का, तो वो केंद्रीकृत होगा नहीं। व्रत की बात करें तो वो भी किसी तरह का केंद्रीकृत नहीं होगा। ज़्यादातर केंद्रीकृत कौन होगा? स्टार। ग्रेप वाइन अनौपचारिक संचार में शामिल किया जाता है। उसको ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है उसको समझिए। एक तो ग्रेप वाइन का मतलब ये होता है, अफवाह जो होती है ना, अफवाह का तेजी से फैलना। आपको पता है कोई भी बात बता दी जाए तो अफवाह जो होती है ना वो बहुत तेजी से फैलती है। वास्तविकता इतनी जल्दी नहीं फैलती जितनी जल्दी अफवाह फैलती है। इसे ही ग्रेप वाइन कहा जाता है। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, हम जो गॉसिप करते हैं आपस में बैठ करके, जो एंटरटेनमेंट करते हैं, बात करते हैं, गॉसिप, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। संचार दो टाइप का, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक में सतारा से सारा ग्रेप वाइन के अंदर ध्यान रखिएगा। जो अफवाह होती है उनका तेजी से फैलना ही ग्रेप वाइन के नाम से जाना जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम फिफनर, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने कहा ये जो संचार है ना ये प्रबंधन का हृदय है, मैनेजमेंट का हर्ट बताया। किसने? फिफनर ने। किसको? संचार को, कि संचार प्रबंधन का हृदय। इसका मतलब, इनके कहने का मतलब ये है कि संचार के बिना प्रबंधन नहीं हो सकता। समझ में आ गया? ये बताने वाला कौन? फिफनर। समझ में आ गया? इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकारीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया? तो सिंपल सी बात है, केंद्र राज्यों के बीच संबंधों को लेकर बनाया गया। तो सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन की, सीधी सी फैक्चुअल बात है, ध्यान रखिएगा, 1987 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वितीय प्रशासनिक आयोग सुधार की 12वीं रिपोर्ट। तो चीजों को समझिएगा, शायद इससे पहले वाला क्वेश्चन कर लिया था, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। हाँ, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, 2 प्रशासनिक आयोग हुए, दिमाग में रखनी है आपको, फर्स्ट और सेकंड। पहली चीज तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये याद रहनी चाहिए कि कितने प्रशासनिक आयोग की हम अब तक बात कर चुके हैं, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1966 और 2005। अब इसने पूछा है कि द्वितीय प्रशासनिक आयोग, तो पहले ध्यान रखिएगा, द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन कब किया गया? 2005 में। किसकी अध्यक्षता में? वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता। पहली चीज। दूसरी, इन्होंने कुल कितनी रिपोर्ट दी? 15 रिपोर्ट। ये जो है ये किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता। बाद में ये हट गए थे के हनुमंतैया, इसके बाद में क्या बने? अध्यक्ष बने। इसने कितनी रिपोर्ट दी? इनके द्वारा 20 रिपोर्ट दी गई। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। अब 15 रिपोर्ट्स में इसने कहा 12वीं रिपोर्ट। कौन सी? 12वीं रिपोर्ट। 12वीं रिपोर्ट का मतलब समझिए, 12वीं रिपोर्ट नागरिक केंद्रित प्रशासन से कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सूचना का अधिकार, कौन सा? सूचना का अधिकार, फर्स्ट रिपोर्ट। समझ में आ गया? जिसे मास्टर की के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर की, आरटीआई। तो फर्स्ट रिपोर्ट जो थी वो सूचना के अधिकार की, 12वीं रिपोर्ट नागरिक
केंद्रित प्रशासन की बात करें। इसके अलावा अगर आप बात करो नैतिकता, शासन में नैतिकता, तो इसको भी याद रखिएगा। ये 4th रिपोर्ट थी, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ ली जा सकती है। बचा कौन सा? संकट प्रबंधन, इसको भी याद रख सकता। संकट प्रबंधन 3री रिपोर्ट थी। पहली रिपोर्ट सूचना का अधिकार, 3री रिपोर्ट संकट प्रबंधन, 4थी रिपोर्ट शासन में नैतिकता, 12वीं रिपोर्ट नागरिक केंद्रित प्रशासन की इनके द्वारा बात कही गई है। एग्जाम्स में बार बार पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। अब 1, 3 और 4 हो गई, तो एक और याद कर लीजिएगा दूसरी भी, जिससे 1, 2, 3, 4 तो आपको याद हो जाए। दूसरी के अंदर बात की गई मानव पूंजी की, मानव पूंजी, अनलॉकिंग कैपिटल की बात की गई। तो पहली सूचना का अधिकार, दूसरी मानव पूंजी, तीसरा संकट में प्रबंधन, चौथी नैतिकता और 12वीं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी शासन में नागरिक केंद्रित प्रशासन की इनके द्वारा बात कही गई। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन दिए? अभी मैंने आपको बताया था गठन कब हुआ, 1966 के अंदर। और इसने कितनी रिपोर्ट दी? इसने कुल प्रतिवेदन कितने दिए? 20 प्रतिवेदन दिए। ध्यान रखिएगा, इनके प्रतिवेदन भी में कुछ याद रखिएगा। जैसे इन्होंने कहा कि वर्ष जो है ना वो 1 नवंबर से प्रारंभ होना चाहिए। इन्होंने कहा मंत्री जो हैं उनका आकार निश्चित होना चाहिए, यानी मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे निश्चित होने चाहिए। उन्होंने कहा लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, ये भी इनके द्वारा। इन्होंने कहा जहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका है वहाँ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए। 20 रिपोर्ट दी, बहुत सारी इन पर चर्चा है, आगे डिटेल से इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई? नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? 20, ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेनिस-लिंकर्ट के अनुसार कौन सी प्रबंधीय, मैंने अभी बताया था आपको कौन सी सिद्धांत दिया इन्होंने, प्रबंधकीय प्रणाली, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। और इस प्रबंधकीय प्रणाली में इन्होंने 4 प्रकार के व्यवहारात्मक की बात करी कि प्रबंधन कैसा होना चाहिए, शोषक निरंकुश होना चाहिए, सहभागी समूह वाला होना चाहिए, सलाहकारी होना चाहिए या हितैषी होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्स में बार बार पूछा। तो ये चारों कहीं ना कहीं बताए हैं किसने? रेनिस-लिंकर्ट ने। लेकिन इसमें पूछा गया सर्वश्रेष्ठ, कौन सी प्रबंधीय प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ होगा? तो जो कोऑपरेट करेगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, वही सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो सहभागी जो होगा, जो कोऑपरेशन कर कर चलेगा, अपने आप को पार्टिसिपेट करेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो इन प्रबंधीय प्रणाली में सबसे प्रमुख या सबसे सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी होगी? सहभागी समूह की प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली होगी। ये चारों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना 1809 में कहाँ की गई? सिंपल प्रश्न था, बिल्कुल बेसिक सा, हर एक एग्जाम्स में कोई ना कोई इसको पढ़ता रहता है और पूछा भी जाता है कि 1809 के अंदर ओम्बुड्समैन की स्थापना कहाँ पर हुई? नॉर्वे में हुई। इसको याद रखिएगा। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड भी आपको याद रखना है। फिनलैंड की इसकी नेक्स्ट, इसके बाद 1919 में फिनलैंड में स्थापना, क्योंकि कई बार हो सकता है किसी भी तरह का कुछ और कोई क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिया जाए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1809 के अंदर, सॉरी नॉर्वे ने स्वीडन के अंदर, मिस्टेक से बता दिया। 1809 में ओम्बुड्समैन की स्थापना पाई। जो जितने भी ये ऊपर कंट्रीज हैं, ये 3-4, इन 3-4 कंट्रीज को आपको वैसे भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये हर चीज़ में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन में आते हैं। हर चीज़ के अंदर इनकी पोजीशन आपको HDI देख लीजिए,
और जितने भी डेवलपमेंट, जितने भी इंडेक्स देख लीजिए, उन सभी इंडेक्सों में ये 3 देश, कार्डिक देश जो कहलाते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आपको दिखाई देंगे। इसको ध्यान रखिएगा। तो ओम्बुड्समैन, अब ओम्बुड्समैन को भारत में क्या कहा जा रहा है, लोकपाल कहा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप सोचिए, हम तो यहाँ संघर्ष कर रहे थे और लोकपाल स्वीडन में कब आ गया, 1809 में। जब स्वीडन में 1809 में आ गया तो सोच कर देखिए 1809 के अंदर आने से स्वीडन जो है उसका प्रशासन कैसा रहा होगा। क्यों, क्योंकि आप सोचिए कि आप जब बात कर रहे थे तो आपने लोकपाल की बात करी थी, तो लोकपाल की बात की शुरुआत आपने 1968 से करी थी। करते रहे करते रहे करते रहे, और संसद में कब पास हुआ, 2013 में। आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए। और यहाँ पर 1809 के अंदर ही स्वीडन ने इसको क्या कर लिया है, लागू कर दिया। तो ये सोचने वाली बात है आपके एग्जाम्स में कि हम 4th लोकसभा के अंदर कोशिश पहली बार इम्प्लीमेंट लेकर आए थे लोकपाल के लिए, और जाकर के ये 15वीं लोकसभा में क्या हुआ है, पास हुआ है। ध्यान रखिएगा। और 16वीं लोकसभा में ये लागू हुआ। 16वीं लोकसभा में इसके लिए कानून बनाए गए और लोकपाल की नियुक्ति की गई। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हो इतना टाइम हमें क्यों लगा होगा, क्योंकि कोई भी नेता ये चाहता नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा गया था, राजस्थान से रिलेटेड, आपको ध्यान रखिएगा। तो ये कब शुरू किया गया, कब आया, इसको ध्यान रखिएगा। जन सूचना पोर्टल तो 2019 में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसकी डेट जरूर याद रखिएगा। 13 सितंबर 2019 को राजस्थान में जन सूचना पोर्टल चालू किया गया। और एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, पूछ लिया जाए कि 2022 में कब, अशोक गहलोत जी के समय, दोनों टाइम ध्यान रखिएगा। 2022 के अंदर ही ध्यान रखिएगा आरटीआई पोर्टल भी लागू किया गया, आरटीआई पोर्टल प्रारंभ किया गया। अब ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, इसके आने की हमेशा क्या रहेगी, संभावना रहेगी। और इसकी डेट भी याद रख लीजिए, क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो आजकल डेट बड़ी पूछता है, ये इसको ध्यान रखिएगा। तो जन सूचना पोर्टल कब हुआ, 2019 में 13 सितंबर को। और आरटीआई पोर्टल कब चालू किया गया, 2022 4 अप्रैल को। दोनों ही किसके समय, अशोक गहलोत जी के समय प्रारंभ किए गए थे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा से सूचना प्रकटन क्या पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपको सारी धाराएं नहीं तो कुछ महत्वपूर्ण धाराएं तो याद करने भी। ये धारा क्या कहती है, ये धारा ये कहती है कि आपसे जब भी कोई सूचना विभाग से मांगी जाए तो सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई पे हमने वैसे भी, और अगर आप और आरटीआई पे बात करना चाहते हो तो नेक्स्ट देखते हैं। संसद में प्रथम बार, देखो अभी बताया था मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में, संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक कब लाया गया, मैंने आपको बताया था 1968। अब ये क्वेश्चन तो आ चुका है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से क्या पूछा जाए, अब क्या पूछा जाए, संसद में लोकपाल विधेयक कौन सी लोकसभा में पहली बार आया, और वो लिख दे 4th लोकसभा, 5th लोकसभा। तो आपके बारे में ध्यान होना चाहिए कि आपको 4थी लोकसभा के अंदर वो लाया गया था। आपसे पूछे कौन सी लोकसभा में पास हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभी आपको बताया था 15वीं लोकसभा के अंदर। याद रखिएगा, दिसंबर 2013 को ये विधेयक क्या किया गया था, पास किया गया था, उसको ध्यान रखिएगा। 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, अगर डेट भी याद आपको रखनी है तो ये पूछा जा सकता है। पूछने का कुछ भी नहीं है, कोई तरीका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्स में पूछने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त में से किसकी जांच नहीं कर सकता, राजस्थान में
पूछा गया लोकायुक्त किसकी जांच नहीं कर सकता, इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है क्योंकि इसमें सन कहीं ना कहीं दे दिए गए। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि लोकायुक्त, थोड़ी सी इस पर चर्चा कर ले। लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त जो बिल है वो सबसे पहले उड़ीसा में, इसको याद रखिएगा, कौन सी स्टेट के अंदर, उड़ीसा स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं ये लाया गया था। लेकिन ये लागू कहाँ हुआ, ये महाराष्ट्र में लागू। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोकपाल का जो बिल है, लोकायुक्त जो बिल है, वो लोकायुक्त बिल सबसे पहले कौन से स्टेट के अंदर लाया गया था। तो लाने की का याद रखिएगा, स्टेट लाने की जब भी बात करें तो आपके दिमाग में होना चाहिए उड़ीसा। ठीक है, जब उड़ीसा आपके दिमाग में हो जाए उसके बाद आप याद रखिएगा कि लाया तो कहाँ गया उड़ीसा, लेकिन लागू कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में लागू हुआ। इसको ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि ले तो आए थे इसको लेकिन वो पास नहीं हो पाया। ठीक है, अब 1970 में यहाँ पर लेकर आए, महाराष्ट्र में 1971 में लाए, तो आप समझ लीजिए लेकर कहाँ गया, उड़ीसा में, लेकिन लागू नहीं हो पाया। लागू कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के अंदर लागू हुआ नेक्स्ट ईयर 1972 में। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा के अंदर आपसे पूछ लिया जाए उड़ीसा में लागू कब हुआ, तो उड़ीसा में 1980। तो अंतर आप समझ में आ गया। बिल लेकर कहाँ आए उड़ीसा में पहली बार, बिल लागू कहाँ हुआ सबसे पहले, महाराष्ट्र में। उड़ीसा में लाए कब, 1917 में। महाराष्ट्र में कब लाए, 1971 में। उड़ीसा में लागू कब हुआ, 90। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, उड़ीसा ने बाद में इस विधेयक को समाप्त भी कर दिया 1993 में। एक चीज़ तो ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर ध्यान रखिए, राजस्थान के अंदर लोकायुक्त अधिनियम जो लाया गया वो 1973 में लाया गया। इसको याद रखिएगा, एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। और पहले लोकायुक्त का याद रखिएगा, अगर याद रखना है तो ID दुआ इसके प्रथम लोकायुक्त बनाए गए थे। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कभी भी कहीं पर भी इसके बारे में बार बार पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट पेपर के अंदर। यहाँ पर आपने इन क्वेश्चंस को देखा और इनसे कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। 2-2 4-4 फैक्ट आपको बता इसलिए रहा हूँ, जब आप इस टॉपिक को पढ़ो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें याद रहें, जिससे आप प्रिपेयर जब करो तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।